तो हम लोग चलते हैं 3 बिलियन साल पहले के इतिहास में। और जब 3 बिलियन साल पहले के इतिहास में जाएंगे तो उस समय महाद्वीप नहीं है, कोई महाद्वीप नहीं है। क्या है हम दर्शाते हैं आपको। मान लो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के शीतलन से पृथ्वी की भूपर्पटी बन गई, लेकिन पृथ्वी में जो आंतरिक ऊर्जा है वो तो बहुत हाई है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी के शीतलन होने के क्रम में पृथ्वी तो पहले फायर बॉल है, बहुत ध्यान से सुनना है। पृथ्वी पहले फायर बॉल है, सूर्य की तरह है। पृथ्वी ठंडी हो रही है, ऊपर में भूपर्पटी बन गई, लेकिन अंदर में तापमान तो वैसा ही रह गया। और अंदर में रेडियोधर्मी विस्फोट होगा, अंदर में इंटरमोलिकुलर एनर्जी निकलेगा, अंदर में अगर अंतर आणविक ऊर्जा कहते हैं वो निकलेगा, फ्यूजन रिएक्शन होगा, फिजन रिएक्शन होगा। सन पे कैसे दो हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना रहा है, फ्यूजन रिएक्शन है। पृथ्वी में तो फ्यूजन फिजन दोनों है, विखंडन और संलयन दोनों काम कर रहा है। तो ऊर्जा निकल रही है, बहुत विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त हो रही है। ऊर्जा कभी उत्पन्न नहीं होती, ऊर्जा मुक्त होती है। तो ऊर्जा मुक्त हो रही है, तो ऊर्जा जब ऊपर की ओर आएगी तो चट्टानों को पिघला करके मैग्मा बनाएगी, और ये मैग्मा फिर ऊपर जा करके यही मैग्मा का विस्फोट हो जाता है। और ये विस्फोट करके जब मैग्मा इस तरह से चारों तरफ फैलने लगता है, तो देखो ये जो पठार नुमा भाग बन गया, इसी को हम लोग शील्ड कहते हैं। और चूंकि यह शील्ड आर्कयन काल में बना, तो इसका नाम हो गया आर्कयन शील्ड। तो भारतीय प्रायद्वीप का ये जो भारतीय प्रायद्वीप है, ये अपने सबसे प्रथम काल में क्या है, यह एक आर्कयन शील्ड है। और आर्कयन शील्ड की चट्टानें क्या होंगी, आर्कयन शील्ड की चट्टानें होंगी लगभग 2.9 बिलियन वर्ष प्राचीन चट्टानें मिलती हैं। यानी हमारे प्रायद्वीप के बिल्कुल कोर भाग में, जिसको हम लोग बेसमेंट कहते हैं, बेसमेंट में आर्कयन शील्ड है, ज्वालामुखी है। अब बताओ, जो मैग्मा अंदर घुसा हुआ है, ये सारा आंतरिक मैग्मा क्या होता है। जो आंतरिक मैग्मा जिसको हम कहते हैं, या अंतर्वेदी मैग्मा कहते हैं, या इंट्रूसिव मैग्मा कहते हैं, ये क्या होता है, ये होता है ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट का ही कायांतरण हो जाएगा तो क्या बनेगा, निस। यानी ये जो शील्ड बना है आर्कयन शील्ड, उसमें 2 प्रकार की चट्टानें मिलती है, ग्रेनाइटिक और निस। और ये जो ग्रेनाइटिक चट्टान है, इसमें होती है संधियां, ये होता है क्रिस्टलाइन, ये होता है क्रिस्टलाइन चट्टान। इसमें होता है रवा, जैसे हीरे में कैसे रवा होता है, तो रवा होता है, क्रिस्टल्स होता है। क्योंकि ग्रेनाइट का शीतलन, ये जो अंदर में ग्रेनाइट है, इस ग्रेनाइट का शीतलन दीर्घकालिक होता है। इस वीडियो को बार बार देखना, कम से कम 4-5 बार, तब तुमको समझ में आएगा आलोक रंजन ने क्या पढ़ाया था और कैसे पढ़ाया था। तो देखो, ये आर्कयन शील्ड है। अब आर्कयन शील्ड में हम देखते हैं तो एक बहुत खूबसूरत चीज बताने जा रहे हैं तुमको। ये जो आर्कयन शील्ड बना हुआ है, ज्वालामुखी है यार। ज्वालामुखी ऐसा ज्वालामुखी है जिसका कि 90% भाग तो अंतर्भेदी है, मतलब क्रस्ट के अंदर में फंसा हुआ है, थोड़ा सा भाग ऊपर निकला है। और इसमें जो इस तरह से ज्वालामुखी का जो प्लग होता है, तो ये बताओ कि अगर हम इस ज्वालामुखी के, ये ज्वालामुखी का ऊपर की तरफ प्रवाह है शील्ड के अंदर में, तो इसमें अगर हम तापमान को मान लेते हैं 2000 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे, और यहाँ पर आकर मान लेते हैं 600 डिग्री सेंटीग्रेड, ऊपर जाने पे मैग्मा ठंडी होने लगेगी। तो क्या होता है कि 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे जैसे जैसे मैग्मा कूल होने लगेगी, तो हर धातु का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। प्लीज ध्यान से सुनना, हर धातु का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है।
केमिस्ट्री फिजिक्स में जाओगे तो समझ में आएगा। अब मान लो कि यहां पर क्या है कि कोई धातु है निकेल, तो 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो निकेल है या जो फेरस मटेरियल है, वो फेरस मटेरियल सब पिघलेगा नहीं, वो सब सेमी सॉलिड हो जाएगा, वो सब प्लाज्मा जैसा हो जाएगा, वो सब जाकर उसका ऊपर की ओर संचरण बंद हो जाएगा। अब वो लिक्विड नहीं रहा है। 2000 डिग्री पे जो निकेल था, जो लोहा था, वो लिक्विड था, तो यहां से लोहा, निकेल ये सब ऊपर की तरफ उठ रहा है, लेकिन ये इसका जाना फिर इस सेक्टर के बाद बंद हो जाएगा, इस सेक्टर के बाद ऊपर नहीं उठेगा। अब इस सेक्टर से ऊपर क्या उठेगा? वह खनिज जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो। अब मेल्टिंग पॉइंट कम किसका हो सकता है? जैसे गोल्ड है, स्वर्ण है, कॉपर है, जिंक है, सिल्वर है। तो इस तरह का जो मटेरियल है ना, वो यहां पर इस तरह से ऊपर वेन्स की तरह, ऐसे वेन्स बनकर ऊपर की तरफ ये बढ़ते रहता है मैग्मा के अंदर में। उसकी गतिशीलता अलग प्रकार की हो जाती है। और ये देखो, ये जो बना हुआ है इस तरह से, ये हो सकता है कि हमारा गोल्ड वेन्स हो, ये हो सकता है कि हमारा कॉपर का वेन्स बन गया हो, ये हो सकता है कि हमारा गोल्ड वेन्स बन गया हो। अरे VEINS वेन्स, ऑफलाइन क्लास में तो हम सर पे बैठ के पढ़ा देते हैं, अभी सामने कोई है ही नहीं कि हम रिएक्शन भी ले कि समझ में आ भी रहा है कि नहीं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक जियोलॉजिस्ट बना ही दें। और इधर मान लो वेन्स ऐसे जा रहा है, तो इसमें हो सकता है कि जिंक, शीशा और चांदी, इस तरह का वेन्स बन जाता है। यानी आर्केयन चट्टानों में वेन्स प्राप्त होते हैं और उस वेन्स में शुद्ध खनिज प्राप्त होता है। लेकिन इस आर्केयन चट्टान में लोहा और निकेल बहुत नीचे है, ऊपर तक नहीं आ पाया है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि कहीं से ये लोहा और निकेल भी अगर ऊपर आ गया, कहीं से मान लो कि ये लोहा और निकेल भी यहां से अपना ऐसे मान लो इंट्रूजन कर गया है, लोहा और निकेल भी यहां से निकल गया है, कुछ यहां पर डिपॉजिट्स बनाया हुआ है, अंदर में भी इस तरह से डिपॉजिट्स बनाया हुआ है। यानी ये हमारा है फेरस मटेरियल का। तो ये जो लोहा होगा, ये निश्चित रूप से कौन सा लोहा होगा? ये होगा मैग्नेटाइट, दुनिया का सबसे शानदार, सबसे महत्वपूर्ण लोहा होगा। तो आर्केयन चट्टानों में मिनरलाइजेशन कैसे हुआ है, इसकी व्याख्या मैंने कर दी। कितने लोगों ने समझा मुझे बताओ। और ये जो हमारा बेसमेंट है ना, ये पूरा का पूरा बेसमेंट, हम इसको रेड लाइन्स दिखा देते हैं। तो हमारा ये जो पूरा बेसमेंट इस तरह से बना हुआ है, ये पूरा आर्केयन शील्ड है। ये हमारा यही आर्केयन शील्ड है जो कि पेनिनसुला के बेसमेंट का निर्माण करता है, उसके आधार का निर्माण करता है। बाकी सारी चट्टानें इसी बेसमेंट पर बनी हुई है। तो ये था हमारा आर्केयन शील्ड, जो पहला रॉक सिस्टम था, मैंने आपको बताया।